हेलो थियन फैमिली। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो एक दो छोटी सी बातें हैं, उन्हें ध्यान से कंप्लीट कर लेना। पहला, सेकंड चैनल में जाके 1 to 20 सुप्रीम रियलम के जितने भी एपिसोड नहीं देखे देख लो। दूसरा, बस सेकंड चैनल पे 500 हावर्स का वॉच टाइम बचा हुआ है, तो आई होप कि उसे भी तुम लोग कंप्लीट करा दोगे। साथ ही मुझे कुछ न्यू सीरीजेस सजेस्ट करो जिसे तुम लोग देख रहे हो और जो स्टार्ट चल रही हैं, ताकि मैं उन्हें भी अब उस पर एक्सप्लेन कर पाऊँ। और तीसरी चीज, इस चैनल पे अपना सपोर्ट दिखाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब कुछ इसमें जीरो होता जा रहा है। इतने सारे वीडियोस ब्लॉक हैं, साथ ही साथ व्यू और बाकी चीजें, तो थोड़ा सा अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। तो चलो अब एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं और मैं बता देता हूँ पिछला एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि जो यान की फाइट होती है स्केलेटन एंसेस्टर के साथ, जहाँ पे वो फाइट काफी इंटेंस थी। जॉन ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का भी यूज किया था और स्पिरिचुअल पावर का ज्यादा यूज कर लेने के कारण स्पिरिचुअल पावर ड्रेन हो गई थी। साथ ही उसने वहाँ पे एक फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन क्रिएट कर दी थी, जिसमें 18 फ्लैग्स थे जो पूरी तरीके से अलग अलग अटैक करते हुए जोयानोस के ग्रुप को पीट रहे होते हैं। बट एटलीस्ट जोयानोस फॉर्मेशन के सोर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है अपने स्काई फायर का यूज करके, क्योंकि स्काई फायर के अंदर जो पावर थी वो जो इविल सोल्स को जलाने की थी, तो जो ब्लड एनर्जी होती है उसे जला देता है जोयान। देन हमने देखा था कि इसके बाद जोयान की रियल बैटल होती है स्केलेटन एंसेस्टर के साथ, और जोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर और स्काई फायर का यूज करते हुए उसे भी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। और साथ ही साथ जब जोयान को पेलने वाला होता है स्केलेटन एम्परर, तभी जोयान की बॉडी में जो यूजो मिंगलिन था अचानक से मूवमेंट करता है और स्केलेटन एम्परर डर जाता है। और उसके बाद वो अपनी रियल फॉर्म में आता है, जो कि होती है एक घोस्ट सोल। और इसके बाद हमें पता चलता है कि भाई ये एक घोस्ट सोल है। मतलब हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे स्पिरिट सील मिलेगी, लेकिन यहाँ एक अलग ही सरप्राइज पैकेज हो गया था। तो इसके बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरानगी से बात करते हैं। जियो यान भी हैरान होता है और जान लाओ जॉन की तारीफ करते हैं कि भाई तेरी कैसी किस्मत है, स्काई फायर मिल गई, अब ये घोस्ट सोल मिल गई, स्पिरिट सील, तू किस्मत वाला है कि खुदा ही भगवान है। जिसके बाद हम एपिसोड एंड कर देते हैं। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से, जिसके बाद जो यान यहाँ पे कुछ देर तक हैरान रहता है और अपनी टीम के मेंबर्स की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि जो ये टीम थी ये एक साथ जीने और मरने की कसम खा चुकी थी और इन्होंने एक साथ काफी सारे लाइफ और डेथ के बैटल भी झेले लिए थे। इसलिए जॉन को पता था कि इनसे अब छुपाने की कोई बात तो है नहीं, इन्हें जो भी है सब कुछ बताया जा सकता है, क्योंकि ये लोग ट्रस्टेड लोग हैं। आखिरकार इन्होंने कई बार अपनी जान को जो यान के लिए जोखिम में डाल दिया था, चाहे वो ब्लैक मॉन्स्टर के साथ फाइट में हो या फिर 6 स्टार बीस्ट, जायंट एप या स्काई फायर, और इसके बाद चाहे ये स्केलेटन एम्परर हो, उन लोगों ने हमेशा जॉन के लिए अपनी जान को खतरे में डाला था, जिसके एहसान को तो जॉन जीवन भर भी नहीं छिपा सकता। इसलिए जॉन इस टाइम पे सभी के सामने घोस्ट सोल की तरफ आगे बढ़ता है और क्यूरियस होकर उस घोस्ट सोल को देख रहा होता है। लेकिन इस टाइम पे जो जेनी होती है वो जॉन के लिए और भी ज्यादा टेंशन में होती है। साथ ही वो काफी ज्यादा होशियार भी थे और स्पिरिट बॉडी के अपीयर होते ही वो काफी ज्यादा हैरानगी से और टेंशन के साथ जॉन को देख रही होती है। हालांकि इसका रीजन उसे नहीं पता था, लेकिन उसे लग तो रहा था कि ये जो स्पिरिट बॉडी है की घोस्ट है, ये कुछ ना कुछ तो खतरनाक है। लेकिन तभी जॉन स्माइल करते हुए जेनी की तरफ देखता है और कहता है टेंशन मत ले प्यारी, मरने कुछ ना होगा। और इसके बाद जस्ट घोस्ट के सामने खड़ा हो जाता है। जिसके बाद जोयान घोस्ट की स्मेल को फील करते हुए थोड़ा देर रुकते हुए कहता है तो तुम एक घोस्ट हो। और इसके बाद अपने मेंबर्स की तरफ देखता है तो सभी लोग तुरंत ही कहते हैं घोस्ट, क्या ये 3 मिस्टीरियस चीजों में से एक नहीं है? और जैसा कि जोयान ने उम्मीद की थी, हर कोई हैरान रह जाता है और एक साथ सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और इस टाइम पे तो काफी एक्साइटेड तरीके से सभी घोस्ट सोल को देख रहे होते हैं। तभी जिंग और नारेमिंग एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं अगर ये एक घोस्ट है और अगर मैं इसे खा लेता हूँ तो ये मेरी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। तभी जिंग कहती है लेकिन मैं एक मोस्ट डेमन क्यों नहीं हूँ। हालांकि तभी ले सॉलोंग आगे बढ़ते हुए स्माइल करते हुए कहता है कि तुम दोनों खुद ही डिसाइड कर लो कि इसे कौन खाएगा। तभी नारेमिंग थोड़ी देर तक सोचता है और उसके बाद अपने होठों को काटते हुए कहता है जिंग चलो ठीक है, तुम्हें इसे स्वेलो कर लो। और जब वो ये कहता है तो जिंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए ये होता है और इसके बाद वो तुरंत ही कहती है कि नहीं, ये जो घोस्ट है वो काफी रेयर है, मुझे लगता है कि तुम इसके लिए ज्यादा बेटर हो। तभी फैंग फैंग हैरान होते हुए कहता है नहीं, घोस्ट को सॉलो करने के बाद न केवल पावर बढ़ती है बल्कि स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ती है, तो मुझे लगता है ये तुम दोनों के लिए ही यूजफुल नहीं होगा। तुम लोग की तो स्पिरिचुअल पावर है ही नहीं काम की, फिर भी अगर तुम इसका सॉलो करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि नारेमिंग ये तुम्हारे लिए काफी बेटर है। हालांकि दूसरी तरफ जोयान जो बगल में खड़ा हुआ होता है वो काफी एम्बेरस हो रहा होता है हर कोई का आपस में सॉलो करने के चर्चे को सुनकर कि साला यहाँ मैं सॉलो करने की बात सोच रहा हूँ और तुम लोगों ने पहले भंडारा कर लिया। और इस टाइम पे जॉन वास्तव में उन्हें रोक भी नहीं सकता था, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कैसे बोले। तभी जेनी जोयान की तरफ देखती है और जॉन को झिझकते हुए देखकर वो थोड़ा हैरान सी हो जाती है। उसे लग रहा था कि शायद जॉन ये सोच रहा है कि नारेमिंग या जिंग इन दोनों में से घोस्ट को कौन सॉलो करेगा। हालांकि तभी जोयान थोड़ा सा हिम्मत दिखाते हुए अपना गला साफ करता है और खांसते हुए कहता है मुझे कुछ बताना है। और जोयान जब ये कहता है तो सभी लोग काफी अलर्ट तरीके से जोयान की तरफ देखते हैं कि आखिरकार ये बंदा अब क्या बोलने वाला है। तभी जोयान कहता है ओ बस इतनी सी बात है कि मैं भी घोस्ट सोल स्वैलो कर सकता हूँ।
और इसके बाद जो उन्हें समझाते हुए कहता है, देखो मैं हूँ तो ह्यूमन ट्राइब से, लेकिन मेरे पास डेमन ट्राइब का भी ब्लड है, इसीलिए मेरे पास ह्यूमन ट्राइब और डेमन ट्राइब दोनों का ब्लड है, तो मैं स्काई फायर और घोस्ट सोल दोनों ऑब्जॉर्व कर सकता हूँ। और जो यान के इतना कहते ही वहाँ पे सन्नाटा पसर जाता है, और न केवल जेनी बल्कि वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरानगी से जॉन को देख रहे थे। उन्हें एक पल के लिए तो विश्वास नहीं होता कि उन्होंने सही समझा, सुना है कि जॉन ने गलत बोला है। जिसके बाद सभी लोग एक साथ कहते हैं, यंग मास्टर जियो, उन्होंने क्या कहा? क्या उन्होंने कहा कि उनके पास ह्यूमंस और डेमन्स दोनों का ब्लड है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इस कॉन्टिनेंट में ऐसे किसी भी पर्सन के बारे में हमने कभी नहीं सुना जिसके पास एक से ज्यादा ब्लड लाइन हो। हालांकि उन्हें पता था कि जॉन के पास काफी सारी चौंकाने वाली बातें हैं, लेकिन इतनी चौंकाने वाली बात उन्हें इस पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन वो एक दूसरे को समझाते हुए कहते हैं, लेकिन यंग मास्टर जियो ने जो कहा वो यही है कि उनके पास ह्यूमन और डेमन दोनों टाइप का ब्लड है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्काई फायर को भी सॉलो कर सकते हैं, घोस्ट सोल को भी सॉलो कर सकते हैं और मैजिकल कोर की एनर्जी को भी सॉलो कर सकते हैं? और अगर वो मैजिकल कोर की एनर्जी को सॉलो कर सकते हैं तो क्या उनकी ब्रेक थ्रू की स्पीड बढ़ नहीं जाएगी? हालांकि हाई रैंक के मैजिकल कोर काफी रेयर और प्रीसियस और महंगे हैं, लेकिन क्या कीमत उनके लिए कोई समस्या होगी? तो क्या इस टाइम पे हमारी यंग मास्टर जियो एशियन टाइम से अब तक डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे तेज स्पीड के साथ अपनी पावर को बढ़ाने वाले पर्सन नहीं बन जाएंगे? इस टाइम पे तो एक साथ सभी लोग हैरान होते हैं और एक दूसरे से यही बात कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि सब इतने ज्यादा शौक थे कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा होता कि वो बात क्या कर रहे हैं। हालांकि जो यान नबी ने ये नहीं बताया था कि उसे डेमन ब्लड इनहेरिटेंस में क्यों मिला, क्योंकि जान लाओ के बिना जॉन उनमें से किसी को भी ये नहीं बता सकता था और जान लाओ ने इस चीज को बताने से मना किया था। साथ ही सभी ने जैसा रिएक्ट किया था उतनी उम्मीद तो जॉन ने भी नहीं की थी। उसने सोचा था कि यहाँ थोड़ा सा हैरान होंगे, इसके बाद नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन ये बंदे तो अलग ही हाई लेवल पर पहुंच गए थे। जो यान को डाउडी कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल पर्सन इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था। हालांकि जॉन तुरंत ही कहता है, मैं जिन चीजों को कल्टीवेट करता हूँ उसमें घोस्ट सोल की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और इनमें बहुत सारे हैं, इसीलिए। और ऐसा कहते हुए जॉन अपनी बात को कंटिन्यू रखता है और थोड़ा सा हेल्पलेस तरीके से स्माइल कर रहा होता है और सभी को ग्रीट करता है। दूसरे जॉन की बात को सुनकर सभी लोग हैरान तो होते हैं, लेकिन तुरंत ही खुद को कंट्रोल करते हुए कहते हैं, यंग मास्टर जियो, अब इसमें कहने वाली कौन सी बात है? क्योंकि आपका कल्टीवेशन मेथड ऐसा है जिसमें इस घोस्ट सोल की जरूरत है तो आप इसे ले सकते हैं। हमें वैसे भी अपनी स्पिरिचुअल पावर नहीं बढ़ानी और वैसे भी आपको हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आप हमारे मास्टर हैं। जब तक आपको किसी चीज की जरूरत है बस आपको कहने की जरूरत है। और वैसे भी आपकी स्पिरिचुअल पावर हमारा ट्रम्प कार्ड है, तो अगर ये आपके पास है तो हमारे लिए ही अच्छा है। जो सुनकर तो जॉन का हार्ट दग दग हो जाता है और जॉन को पता था अगर यहाँ पे उसने नानकुरो मना की तो वो तो केवल झूठ बोल रहा है, इसलिए जॉन तुरंत ही चिल्लाते हुए थैंक यू कहता है। तभी जिंग भी तारीफ करते हुए कहती है, यंग मास्टर जी आप मेरे आइडल हैं। तो दूसरा फेंग फेंग भी काफी ज्यादा ऑनेस्टली और रिस्पेक्टेड तरीके से जॉन की तरफ देख रहा होता है, कह रहा होता मास्टर तुम तो खाओ पियो, टेंशन नहीं लेनी है। दूसरी तरफ जेनी भी काफी ज्यादा खुश होकर जॉन को देख रही होती है और बिल्कुल एक व्हाइट जेड लोटस की तरह लग रही होती है। जिसके बाद फेंग फेंग आगे आते हुए कहता है, वास्तव उस टाइम पे तो हम प्रेसिडेंट द्वारा हमें आपको फॉलो करने के लिए कहने के कारण काफी ज्यादा नाराज थे, लेकिन वास्तव में यंग मास्टर जियो आप तो काफी ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड पर्सन है। और इस टाइम पे नान एर्मिंग वो भी काफी ज्यादा कोल्ड तरीके से जॉन को देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। तभी जेनी भी स्माइल करते हुए कहती है, मुझे नहीं पता कि इस घोस्ट सोल को अब्सॉर्ब करने के बाद जो यान तुम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन सिस्टर इसका वेट कर रही है। और उसकी जो स्माइल होती है काफी ज्यादा क्यूट होती है। तभी जिंग भी कहती है, जब यंग मास्टर जियो इसे ट्राई करेंगे तो वैसे ही हम सभी को पता चल जाएगा। और इसके बाद जिंग तुरंत ही जॉन की तरफ देखते हुए कहती है, अब यंग मास्टर जियो जल्दी करो और इसे स्वॉलो करो, हम सभी लोग इंतजार नहीं कर सकते, हमें देखना है कि क्या होने वाला है। तभी जॉन थोड़ा सा क्यूरियस होते हुए कहता है, ठीक है भाई ठीक है, जा रहा हूँ। और इसके बाद हंसते हुए आगे की तरफ घोस्ट की तरफ बढ़ जाता है। हालांकि जॉन को पता था कि यह घोस्ट खतरनाक है, लेकिन अब तक ना उसने कुछ बोला था ना अब तक जो यार ने कुछ बोला था। जिसके बाद जॉन एक जगह पर जाकर वहाँ से हड्डियों को साफ करते हुए जगह साफ करता है और क्रॉस लग करके बैठ जाता है। और इसके बाद जॉन तुरंत ही कहता है, ओल्ड जॉन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये किस लेवल का घोस्ट है? इस टाइम पे जॉन जानना चाहता था कि साला ये घोस्ट अच्छा वाला है कि किसी डुप्लीकेट वाला है, और ये चीज केवल ओल्ड जॉन ही जॉन को बता सकते थे। तभी ओल्ड जान लाओ कहते हैं, बेटा ये ऐसा घोस्ट है जो दुनिया की सभी इविल्स और एंग्री सोल्स को कंट्रोल कर सकता है। देखा नहीं तूने, सारी की सारी सोल्स इसे अपने मास्टर की तरफ पूज रही थी। और ये है रैंक 10th का एंग्री स्पिरिट एंसेस्टर, लेकिन हम इसे स्केलेटन एंसेस्टर ही कहेंगे। हालांकि ये तुम्हारी यूजो मिंगलिंग घोस्ट जैसा अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर टॉप 20 घोस्ट सोल्स में अगर ये रैंक कर रहा है तो तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए कि कितना पावरफुल होगा और तुम्हें इससे सेटिस्फाइड होना चाहिए।
जिसके बाद जॉन अपने ध्यान को कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ जॉन के पास पहले ही उसकी स्काई फायर थी जो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है और प्रोटेक्ट कर रही होती है। जिसके बाद जॉन घोस्ट को स्वैलो कर लेता है और उसके इनर ऑर्गन तक एक कोल्ड एनर्जी फील होने लगती है, जैसे कि बिल्कुल एक बर्फ को उसने निकाल लिया हो, जैसे जॉन ठंड से कांपने लगता है। लेकिन जॉन की 3 कलर की ये फ्यूजन स्काई फायर तुरंत ही जॉन की बॉडी से ठंड को रिलीज कर देती है और जॉन को वापस से कंट्रोल होने में मदद करती है। साथ ही साथ जॉन ने पहले ही यूजो मिंगलिन को स्वैलो कर लिया था जो कि रैंक 5 का घोस्ट था, इसीलिए स्केलेटन एंसेस्टर जो घोस्ट सोल थी वो यूजो मिंगलिन से तो पावरफुल थी नहीं, इसलिए जॉन को इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और साथ ही साथ यूजो मिंगलिन ने अपने मास्टर को भी पहचान लिया था और वो जॉन के हर एक ऑर्डर को फॉलो करता था, इसलिए इसे बस में करना जॉन के लिए अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इसीलिए यूजो मिंगलिन के साथ स्केलेटन एंसेस्टर को झटका देने और 3 टाइप की स्काई फायर का यूज करते हुए इसे पूरी तरीके से सप्रेस करने के लिए ये पहले ही काफी था। भाई ये 17वें रैंक का है, ये 17वीं रैंक का घोस्ट है, ओके, न कि 10th रैंक का। राइटर कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। टॉप 20 घोस्ट में ये 17वें रैंक पर है। साथ ही साथ ये घोस्ट सोल जो कि केवल 17th रैंक पर थी, जॉन के लिए इसे सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। साथ ही जॉन को जो पेन हुआ था वो उसका आधा भी नहीं था जो जियो यान को स्पिरिचुअल पिल फायर को सॉल्व करते हुए हुआ था। और इसे कंप्लीट करने के बाद जो यान की बॉडी पूरी तरीके से कोल्ड हो जाती है और इस टाइम पे पूरा का पूरा एरिया होता है ऐसा जैसे ये अंटार्कटिका हो, बिल्कुल कोल्ड। और ये जोयान के लिए फर्स्ट टाइम था जब उसने घोस्ट सोल को सॉल्व किया था, क्योंकि जोयो मिंगलिन थी लेकिन उसने रिफाइन नहीं किया था। उसने तो अपने आप जॉन को फॉलो कर लिया था, लेकिन यह फर्स्ट टाइम होने के कारण जॉन को अपनी बॉडी में हल्का सा सुई चुभने जैसा दर्द होता है। और इस टाइम पे जॉन की बॉडी से रिलीज हो रही कोल्ड पावर को देखते हुए हर कोई काफी ज्यादा टेंशन में होता है, क्योंकि वो देख सकते थे कि जॉन कितना ज्यादा प्रॉब्लम में है। साथ ही कुछ ही देर के अंदर जो यान के आसपास तो बर्फबारी होने लगती है और जॉन स्नो से ढकने लगता है। और इस टाइम पे जॉन बिल्कुल एक स्टैचू की तरह लग रहा होता है, जो देखकर जो जॉन तुरंत ही कहता है क्या यंग मास्टर जो खतरे में है। बंदा काफी सीरियस हो गया होता है, क्योंकि अभी भी उसे इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये चीजें होती कैसे हैं। तभी नान एयरविंग कहता है भाई तू तो मुझसे पूछ रहा है लेकिन मैं किससे पूछूं, मुझे कैसे पता होगा, मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम है। तभी फैंग कहता है मुझे केवल एयर, आइस और फायर का ही एहसास है, लेकिन मैं वास्तव में यंग मास्टर जो की सिचुएशन का अंदाजा नहीं लगा सकता। तभी जिंग भी कहती फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी जानी कहती देखो मेरे साथ मेरा और उसका ब्लड कॉन्ट्रैक्ट है और मैं इसे फील कर सकती हूँ, उसे कोई भी खतरा नहीं है, वो अच्छा है, तो टेंशन मत लो। तभी ले साओलोंग भी कहता है हाँ तुमने सही कहा, यंग मास्टर जियो की सिचुएशन को देखते हुए मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा कि उनके साथ कुछ गलत है। हो सकता है कि इस घुड़सोल को स्वैलो करते हुए शायद कुछ प्रॉब्लम्स हो, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं लग रही। इस टाइम पे वो इल्यूजनरी आइस की लेयर के साथ जॉन को देख सकते थे, जो कि बिल्कुल एक आइस स्टैचू की तरह लग रहा होता है और आंखें बंद होती हैं। हालांकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा होता है जॉन की आइस की लेयर और भी ज्यादा बढ़ती जा रही होती है, लेकिन जॉन के इंप्रेशन ठीक होते जा रहे होते हैं, जिसका मतलब था कि अब जॉन धीरे धीरे से कंप्लीट करने वाला है। तभी जो जॉन कहता है साला मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस डेजर्ट के अंदर भी मैं वास्तव में बर्फ को देख पाऊंगा। मिस्टर जियोयान को तो कितना कूल लग रहा होगा। दूसरी तरफ नान एयरविंग भी फाइट से काफी ज्यादा थक गया होता है, तो बंदा अपने पैर पसार के आराम से एंजॉय कर रहा होता है आसपास के माहौल को। दूसरी तरफ जिंग वहीं पे अपनी बाहों को मोड़े हुए बैठी हुई होती है और चुपचाप इंतजार कर रही होती है जॉन के बाहर आने का। साथ ही आसपास के वो सीन्स को भी देख रही होती है, क्योंकि डेजर्ट एरिया था। दूसरी तरफ जेनी सिर्फ जोयान को देख रही होती है और इस टाइम पे उसकी उंगलियां और दिल में काफी बेचैनी होती है। उसे बस यही डर था कि उसे कुछ ना हो। साथ ही उसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं जो कि बिल्कुल आइस की तरह ही लग रहे थे। दूसरी तरफ ले साओलोंग शांति से जेनी के बगल में खड़ा हुआ होता है और किसी को भी नहीं पता था कि ले साओलोंग क्या सोच रहा है। जिसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और दिन ब दिन बीतते हुए टाइम के साथ सभी लोग धीरे धीरे अपने कल्टीवेशन में चले जाते हैं। कोई अपनी पावर रिकवर कर रहा होता है, कोई अपनी चोटों को हील कर रहा होता है। और ऐसे ही काफी अननोन टाइम के बाद एक रात बर्फ के उस स्टैचू में हल्का सा क्रैक की आवाज आती है और अनगिनत क्रैक्स के साथ हेवन और अर्थ की जो एनर्जी होती है वो कांपने लगती है और वो आइस स्टैचू अनगिनत टुकड़ों में बिखर जाती है। जिसके बाद एक ब्लैक फिगर आसमान में अपेयर होती है, जो कि जो यान था जिसने स्केलेटन एंसेस्टर की सोल को पूरी तरीके से स्वैलो कर लिया था। और इसके बाद बंदा बाहर आ गया होता है। जिसके बाद जो यान तुरंत ही आसमान की तरफ चिल्लाते हुए कहता है एम्परर स्टेज पीक लेवल स्पिरिचुअल पावर। वास्तव में जो लेट स्टेज से सीधा ही पीक लेवल पर पहुंच गया होता है एम्परर टियर की स्पिरिचुअल पावर में। और जियान की बात को सुनकर तो सभी लोग हैरान होते हैं और बस देख रहे होते हैं कि ये बंदा और क्या क्या बताने वाला है। अभी डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ ही टाइम पहले तो ये आया था और इतनी फास्ट स्पीड से ये अपनी पावर को बढ़ा रहा था। साथ ही स्पिरिचुअल पावर के बढ़ने के साथ ही साथ जो यान के जो सेंसेस थे उनकी भी लिमिट इंक्रीज हो गई होती है। साथ ही यहाँ पे जॉन अपनी स्पिरिचुअल पावर को फैलाते हुए चारों तरफ देखने लगता है और जो यान को भी नहीं पता चल रहा था कि स्पिरिचुअल पावर कितनी आगे तक फैल गई।
लेकिन जॉन को लग रहा था कि साला कुछ 1000 मील तक के एरिया को तो वो कवर कर ही सकता है। साथ ही जॉन को ये फीलिंग काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही होती है, जिससे वो काफी सेटिस्फाइड फील कर रहा होता है। साथ ही अभी अभी जो यान को अपनी पावर को बढ़ाते हुए सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा होता है, जहाँ पे बंदे ने अपनी पावर को बढ़ाया था स्काई फायर को सॉलो करके और स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाया था घोस्ट सोल को सॉलो करके। साथ ही यहाँ पे सभी को पता था कि पावर को बढ़ाना तो इजी है, लेकिन स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसके अलावा आपकी स्पिरिचुअल पावर जितनी ज्यादा आगे पहुंचती जाएगी, उसे उतना ही अगले लेवल पर प्रमोट करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इसीलिए एम्परर टियर की लेट स्टेज से पीक लेवल तक पहुंचना यह कोई नॉर्मल बात नहीं थी। यहाँ तक कि डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसे कई सारे रेयर एल्केमिस्ट थे जो अपनी सारी लाइफ तक कल्टीवेट करते हुए भी कभी भी इस लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते थे। हालांकि इन्हें पता था कि घोस्ट सोल को सॉलो करने के बाद स्पिरिचुअल पावर तो बढ़ जाती है, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि ये पीक लेवल तक पहुंचेगी, क्योंकि घोस्ट सोल को एनर्जी को अब्सॉर्ब करते समय और रिफाइन करते समय बहुत कम ही एनर्जी स्पिरिचुअल पावर में चेंज होती थी। साथ ही साथ मेनली ये इस बात पे भी डिपेंड करता था कि घोस्ट की जो रैंक है वो किस लेवल पर है, यानी घोस्ट कितना स्ट्रॉन्ग है और किस लेवल का है। और साथ ही साथ ये रिफाइन करने वाले बंदे पर भी डिपेंड करता था कि उसकी स्पिरिचुअल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है और वो कितनी स्पिरिचुअल पावर अब्सॉर्ब कर सकता है। साथ ही साथ इन्हें यहाँ भी ये भी पता होता है, या कि ये लग रहा होता है, क्योंकि जो एन ह्यूमन टाइप से है और उसके पास अगर डेमन टाइप का ब्लड है तो ये इतना भी प्योर और स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। इसलिए जॉन के लिए आगे ब्रेक थ्रू करना काफी ज्यादा मुश्किल था। साथ ही डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर एम्परर टियर के लेट स्टेज की पीक लेवल की पावर को पावरफुल तो माना जा सकता था, लेकिन फिर भी इतना भी नहीं। जॉन को अगर रियल पावरफुल होना था तो उसे वास्तव में आर्टिस्टिक लेवल की स्पिरिचुअल पावर में पहुंचना होगा। हालांकि तभी वो सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं, यंग मास्टर जी हो, क्या आप वास्तव में अभी भी इंसान हैं? वास्तव में आप अपनी फाइटिंग क्वी को भी इतना खतरनाक तरीके से बढ़ा सकते हैं और स्पिरिचुअल पावर को भी? आप तो हेवन को चैलेंज कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे तो जियो यान को भी नहीं पता था कि उसका डेमोनिक ब्लड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जॉन को इतना पता था कि उसकी बॉडी का ब्लड एलाइट ब्लड होना चाहिए, वरना ओल्ड डेमन एम्परर इतना ज्यादा क्यूरियस होकर जो यान को थोड़ी देखते और उसे अपना इनहेरिटेंस थोड़ी दे देते। साथ ही साथ इन लोगों को ये भी नहीं पता था कि जॉन घोस्ट सोल को अब्सॉर्ब करके उसको स्पिरिचुअल पावर में इतनी आसानी से कैसे चेंज कर सकता था, क्योंकि जो यान के पास हाफ सेमी रैंक का ब्लड स्पिरिट स्किल था और ब्लड स्पिरिट आर्ट के कारण जो यान इसे काफी आसानी से कल्टीवेट कर पा रहा होता है। साथ ही इसे अब्सॉर्ब करने के साथ ही साथ जॉन को ये भी फेल हो रहा था कि उसका जो फ्लेम मंत्र है उसमें भी काफी अच्छा सुधार हुआ है। साथ ही साथ ब्लड स्पिरिट आर्ट की मिस्टीरियस एनर्जी पे भी काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं, जिससे जॉन को भरोसा था कि वो अब अपने येलो स्पिक डिवाइन एंगर को काफी ह्यूज क्वांटिटी में यूज कर सकता है। भले ये उसकी एम्परर टियर की पीक स्टेज की स्पिरिचुअल पावर के टेस्ट के लिए ना हो, लेकिन ब्लड स्पिरिट आर्ट मिस्टीरियस एनर्जी के साथ तो जॉन इसे हाई लेवल पर यूज कर ही सकता था। साथ ही हमने ब्लड स्पिरिट आर्ट की स्पिरिचुअल पावर या कि उसकी मिस्टीरियस पावर को उन 3 लोगों पर देखा था जिन्होंने जब यूज किया था, जब जो याओ को लोग परेशान कर रहे थे। हालांकि इस टाइम पे हर कोई अपनी सरप्राइज और शौक से बाहर आते हुए एम्बेरस होते हुए इस्तेमाल करते हुए जॉन को काफी ज्यादा तारीफ और कांग्रेचुलेशन कह रहा होता है। साथ ही यहाँ पे ये लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि अब जो यान चाहे कितना भी बड़ा सरप्राइज उन्हें क्यों ना दिखा दे, वो लोग कभी भी सरप्राइज नहीं होंगे। हालांकि जो यान के कुछ ही टाइम के लिए डाउडी कॉन्टिनेंट में था और उसे नहीं पता था कि स्पिरिचुअल पावर बढ़ाना कितना मुश्किल है, लेकिन वो बंदा काफी ज्यादा उदास फील कर रहा होता है कि वास्तव में ये तो यूजो मिंगलिन के कंपैरिजन थोड़ा सा भी नहीं बढ़ा। मतलब यूजो मिंगलिन की थोड़ी सी पावर को यूज करते हुए उसकी कितनी पावर बढ़ गई थी, लेकिन इसको तो पूरा स्वैलो करने के बाद भी अच्छी पावर नहीं बढ़ी, तो जॉन थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है। और वास्तव में अगर जॉन के इस थॉट का ओल्ड जान को पता होता तो वो इस बंदे को काफी ज्यादा डांटने वाले थे कि एक तो भाई तेरे को इतने सारे ट्रेजर मिल गए, फिर भी तू रो रहा है, तुझे तो खुश होना चाहिए भाई, फोकट की चीजें मिल रही हैं तुझे। और वैसे भी यूजो मिंगलिन डाउडी कॉन्टिनेंट के घोस्ट सोल्स में रैंक 5 का घोस्ट था भाई, जबकि स्केलेटन एम्परर या एंसेस्टर वो 17वीं रैंक का घोस्ट था। यूजो मिंगलिन से उसका कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है? साथ ही यूजो मिंगलिन ने जॉन को पूरी तरीके से अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लिया था, जिससे जॉन उसकी 100% एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता था, लेकिन स्केलेटन एंसेस्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, इसीलिए उसकी पूरी एनर्जी को जॉन अब्सॉर्ब नहीं कर पाया था। तभी जिंग कहती है, यंग मास्टर जो मैंने एक बात डिसाइड कर ली है, और एम्बेरस होते हुए हंसने लगती है। हालांकि उसकी ये कहते ही सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते कि अब ये क्या कहने वाली है। साथ ही सभी लोग अपने दिल में सोच रहे होते हैं कि आखिरकार क्या हो गया और क्या ऐसा हो सकता है कि जिंग को यंग मास्टर जो से प्यार हो गया हो। इस टाइम पे तो जेनी की हार्ट बीट भी काफी ज्यादा तेज हो गई होती है और जॉन तो पूरी तरीके से हैरानगी से जिंग को देख रहा होता है। तभी जिंग सभी को इग्नोर करते हुए जो यान की तरफ जाते हुए कहती है, भले ही अब फ्यूचर में आप हम लोग को बताएं कि आप लड़का नहीं लड़की हैं, फिर भी हम हैरान नहीं होंगे। तभी हर कोई कहता है, वास्तव में जिंग तुमने जो कहा वो हम लोग भी कहना चाहते थे, अब हम भी हैरान नहीं होने वाले, इतना काफी था। ये रोज रोज हैरान होने से हम भी परेशान हो चुके हैं और पढ़ने से मैं भी हो चुका हूँ। जिसके बाद सभी लोग कहते हैं, यंग मास्टर जो आप इस घोस्ट के बारे में हमें क्यों नहीं बताते?
आखिरकार ये चीज क्या थी। इस टाइम पे ले सालोंग काफी इंटरेस्टेड तरीके से ये पूछ रहा होता है, क्योंकि यार दुनिया की मिस्टीरियस चीजों के बारे में हर किसी को जानना था। तभी जॉन भी थोड़ा सा एम्बेरस होते कहता है, अरे रुक जाओ मैं बताता हूँ। और इसके बाद वो इन्हें स्केलेटन एंसेस्टर के बारे में बताता है और कहता है इसे डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर रैंक 17 का घोस्ट सोल कहा जा सकता है। साथ ही ये ऐसा कहा जाता है कि एशियन टाइम पे, एशियन डिजास्टर के टाइम पे हजारों लाखों साल तक एंग्री सोल्स के गुस्से के कारण ये क्रिएट हुआ था। तभी जेनी तुरंत ही टेंशन में आते हुए कहती है, क्या तुमने इसे पूरा रिफाइन कर लिया और इसका कल्टीवेशन कैसा था? क्या इससे आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? हालांकि वो जोयान की ताकत बढ़ने में खुश तो थी, लेकिन ताकत के साथ साथ वो जोयान के लिए थोड़ा सा टेंशन में थी कि इस बंदे को कुछ नहीं होना चाहिए, पावर बढ़े ना बढ़े मैं बचा लूंगी। तभी जॉन कहता है अभी तक तो नहीं, अभी भी एक चीज की कमी है। तभी जेनी कहती है अभी भी कमी है? अब किस चीज की कमी है? तभी जॉन कहता है अगर मैं इसे तुम्हें बताऊंगा यहाँ पे सबके सामने तो फिर जींग कहेगी कि मैं एक लड़की हूँ। और ऐसा कहते हुए जियोन हंसने लगता है। तभी जिंग थोड़ा सा हैरान होते हुए तुरंत ही कहती है, अरे यंग मास्टर जियो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बस हमें बताइए कि आप किस चीज के बारे में चाहते हैं। हम सभी भी वास्तव में काफी ज्यादा क्यूरियस हैं। और इस टाइम पे जिंग अकेली क्यूरियस नहीं थी, बाकी सभी लोग भी क्यूरियस थे कि अब इस बंदे को ऐसी कौन सी चीज चाहिए। और अगर कुछ जो यान को चाहिए था तो नॉर्मल चीज तो नहीं होने वाली थी, ये तो सबको पता था। तभी जॉन इन सभी को अपनी तरफ देखते हुए थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है, अरे मुझे ऐसे मॉन्स्टर्स की तरह क्यों देख रहे हो यार, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तभी नान एर्मिंग तुरंत ही कहता है, अरे यंग मास्टर जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप एक मॉन्स्टर की तरह कैसे लग सकते हैं। जिसके बाद सभी लोग हंसने लगते हैं। और दूसरी तरफ जिंग स्माइल करते हुए सीधा ही नान एर्मिंग की तरफ बढ़ते हुए एक पंच उसे पेल देती है, मतलब हंसी मजाक में। और उसके बाद तुरंत कहती है, अब यंग मास्टर जी मुझे बताओ तो आपको क्या चाहिए। तभी जॉन कहता है अब आखिरी चीज है स्पिरिट सील। ये सुनकर तो सभी लोग कहते हैं क्या स्पिरिट सील? क्या आप स्पिरिट सील को भी स्वैलो कर सकते हैं? अब ये मत कहिएगा कि आपके पास मॉन्स्टर्स का भी ब्लड है। इस टाइम पे तो उन लोगों ने डिसाइड किया था कि वो हैरान नहीं होंगे, लेकिन आधी घंटा, ये सुनकर तो वो लोग और हैरान हो जाते हैं और जॉन को देखते हैं बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह। हालांकि जब उन लोगों ने एल्यूजन में एंटर किया था तब उन्होंने सुना था कि जॉन को स्पिरिट सील चाहिए है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जॉन घोस्ट सोल को स्वैलो कर सकता है और इसके बाद स्पिरिट सील भी वह स्वैलो कर सकता है। इस टाइम पे सभी लोग काफी हैरान होते हैं कि बंदा किस तरीके के कल्टीवेशन को फॉलो कर रहा है, जो तीनों तरीके की अजीब चीजों को स्वैलो कर सकता है और अपनी पावर को इंक्रीज कर सकता है। तभी नान एर्मिंग जो जान को डांटते हुए कहता है, अरे चूतिए, तुझे ये पूछने की क्या जरूरत है? तुझे तो खुद सोचना चाहिए कि हमारे मिस्टर जियो के पास वास्तव में एक ऐसी हाई रैंक की होली कल्टीवेशन टेक्निक है जो इतनी अजीब चीजों को भी सप्रेस कर सकती है। और इसके बाद वो सभी लोग थोड़ा सा एम्बैरेस होते कहते हैं, ये काफी डरावना है कि आपके पास वास्तव में एक होली रैंक की टेक्निक है। मैं वास्तव में उम्मीद करता हूँ कि यंग मास्टर जियो काफी पावरफुल पर्सन बनेंगे इस डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर। तभी ले सालोंग कुछ देर तक सोचते हुए कहते हैं, यंग मास्टर जियो, आपने अभी कहा कि आपको अपने कल्टीवेशन को और कल्टीवेशन मेथड को बढ़ाने के लिए बहुत सारी घोस्ट सोल की जरूरत है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको बहुत सारी स्काई फायर और फिर बहुत सारी स्पिरिट सील की भी जरूरत होगी? जिस पे जॉन तुरंत ही भैंस की तरह हम करते हुए सिर हिला देता है। तभी जेनी घबराते हुए कहती है, तुम्हें कितनी की जरूरत है होली रैंक तक पहुंचने के लिए? तभी जॉन कहता है, कम से कम 7, जिस पे सभी लोग हाँपने लगते हैं। तभी जॉन कहता है, और उन सभी 7 को टॉप 20 के अंदर होना चाहिए। और ऐसा कहते हुए जॉन का तो चेहरा काला पड़ जाता है और बाकी लोगों का चेहरा तो उससे भी ज्यादा काला। जिसके बाद सभी लोग थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करते हुए कहते हैं, ठीक है तो चलो हम अब स्पिरिट सील को ढूंढने चलते हैं। मुझे लगता है वो भी हमारा इंतजार कर रही होगी। इस टाइम पे जॉन को पता था वो अपने फ्लेम मंत्रा को अपग्रेड करने से केवल एक स्टेप दूर था, जिसको लेकर जॉन टेंशन में था। साथ ही जॉन को स्केलेटन एंसेस्टर की मेमोरी से पता चला था कि जो बोन थ्रोन था उसके नीचे एक और वर्ल्ड है। तो जॉन को लग रहा था कि शायद वहाँ पे स्पिरिट सील हो सकती है, इसलिए जॉन अपने हाथ को लहराते हुए तुरंत ही उस जगह पर एक काफी बड़ा गड्ढा कर देता है और वहाँ से एक तेज लाइट निकलने लगती जो कि बिल्कुल एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की तरह या कि एक बिल्कुल एक पोर्टल की तरह लग रही होती है। जिसके बाद वो सभी लोग उस पोर्टल के अंदर कदम रखते हुए एक नए वर्ल्ड के अंदर एंटर हो जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये जगह वास्तव में पिछली जगह से अलग थी, जो कि पिछली जगह खालीपन और सन्नाटे से भरी हुई थी। यहाँ पे असीम हरियाली, लाइव पावर, हजारों साल पुराने पेड़, फूल और तरोताजा एयर होती है। साथ ही इस एशियन फॉरेस्ट के अंदर काफी बड़े से एक टेम्पल को देखा जा सकता था जो काफी लंबा और सुंदर लग रहा होता है। साथ ही इस मंदिर के सामने ह्यूमंस की काफी सारी मूर्तियां रखी हुई होती हैं और ऐसा लग रहा था कि ये मूर्तियां इस मंदिर को प्रोटेक्ट कर रही हो। साथ ही ये मूर्तियां काफी पवित्र भी लग रही थी और सभी की सभी एशियन टाइम की मूर्तियां होती हैं जो कि शायद हिस्ट्री की लॉन्ग टाइम के अंदर गायब हो गए थे और इनका पता लगाना भी मुश्किल था कि ये किस टाइम की हैं। और रास्ते में इन मूर्तियों के अलावा केवल हरियाली हरियाली होती है, लेकिन यहाँ पे वास्तव में लाइफ का कोई भी सिंबल नहीं था, मतलब कोई जिंदा ऑब्जेक्ट था ही नहीं। जैसे ये ग्रीन जंगल भी काफी ज्यादा बोरिंग लग रहा होता है
साथ ही रास्ते में चलते चलते सभी लोग एशियन डिजास्टर के टाइम को फील करते हैं और इस टेम्पल को भी वो दूर से देख सकते थे। साथ ही जो पूरा का पूरा मंदिर होता है ये काफी ज्यादा आइकॉनिक होता है, हजारों फीट ऊंचा। साथ ही इसकी जो बॉल होती है वो ब्लू और ब्राउन कलर की होती है, जैसे काफी बड़े ब्लू कलर के स्टोन से बनाया गया हो। साथ ही इसकी कोई भी लिमिट नहीं दिखाई दे रही होती, जो देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। ऐसा लग रहा था कि इसे चाकुओं और कुल्हाड़ियों से काट कर बनाया गया है। साथ ही ये इतना आइकॉनिक स्ट्रक्चर होता है कि सभी लोग हैरान होते हैं। साथ ही जो मंदिर होता है बिल्कुल एक फ्रॉड की तरह ऊपर तक जा रहा होता है, जैसे सभी लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि इस मंदिर को क्रिएट करने वाला पर्सन वास्तव में कोई पावरफुल और सुप्रीम पर्सन ही रहा होगा। और इस टाइम पे सभी लोग हैरान होते हुए उस टेम्पल के गेट की तरफ ही देख रहे होते हैं, क्योंकि जो वो गेट होता है वो कसकर बंद था। साथ ही उस गेट का कलर भी ब्लू कलर का वॉल की तरह ही होता है। और इस गेट के अंदर और ऊपर चारों तरफ काफी सारे रूइंस और पैटर्न क्रिएट किए गए थे। साथ ही उन्हीं रूइंस के बीच में एक खाली जगह होती है जो कि फॉग से भरी हुई थी और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था ये हैंडल है या चाबी है या क्या है। इसलिए हर कोई बिना किसी टेंशन के आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसा ही वे उस गेट के 7 कदम की दूरी पर पहुंचते हैं, अचानक से उस गेट के जो रूइंस होते हैं और मंत्र होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वहाँ पे काफी ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में फॉग छा जाती है, इतनी ज्यादा फॉग कि वो इस फॉग के बीच में अपनी उंगलियां भी नहीं देख पा रहे थे। साथ ही साथ गेट के बीच में जो एक बड़ा सा गड्ढा था उससे काफी सारे बड़े बड़े लेटर्स निकलने लगते हैं जो कि होते हैं रैन, बू और बाई, जिसपे सभी लोग क्यूरियस होते हुए कहते हैं इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये तीनों के तीनों वर्ड हाफ कंप्लीट लग रहे होते हैं और लग रहा था कि इसके अंदर एंटर होने से पहले इन वर्ड को पूरा करने की जरूरत थी। दूसरा प्लेस वालों काफी लॉन्ग टाइम तक इन वर्ड को देखते हैं कि शायद कुछ पल्ले पड़ जाए, जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं ये आसान नहीं है। तभी जियो जान कहता है इतना सोचना ही क्या है, इस गेट को ही तोड़ देते हैं। और इसके बाद तुरंत ही अपने पंच को क्रिएट करते हुए गेट की तरफ उसे शूट कर देता है। और इससे पहले कि कोई जियो जान को रोक पाता, अचानक ही गेट से एक बवंडर रिलीज होता है जो जियो जान को उड़ाते हुए काफी दूर तक लुढ़कते हुए भेजता है। और इस टाइम पे जियो जान इस झटके के साथ ही शांत हो गया था। उसे लगा जैसे वो किसी खतरनाक चीज से टकरा गया हो और वास्तव में एक ऐसा बवंडर जो 6 स्टार डाउडी को सिर्फ एक टक्कर के साथ दूर उड़ा सकता था। कोई भी समझ सकता था कि कितना ज्यादा पावरफुल होगा। हालांकि सब कोई जब ये देखता कि जियो जान को कोई ज्यादा चोट नहीं लगी तो सभी लोग थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं और 3 बर्ड्स को देखने लगते हैं कि अब ये बवाल क्या है। और ऐसा लग रहा था कि ये जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप कोई क्वेश्चन हो। इस टाइप ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सबको लग रहा होता है कि मतलब इनमें से सभी लोग केवल एक ही ऑब्जेक्टिव टच कर सकते थे, मतलब एक ही मौका। और इस टाइम पे सभी लोग पीछे खड़े हुए बिल्कुल एक डिस्कशन करने लगते हैं, जैसे अपन लोग नहीं करते कि भाई कौन सा सही हो सकता है, तो कोई बोलेगा ए वाला अच्छा लग रहा है इसे मार दे। वैसे उनका डिस्कशन चल रहा होता है जब तक कि वो लोग कंफर्म नहीं हो जाते कि इस वाले को छूना है। साथ ही यहाँ पे ये आपस में डिस्कस करते हुए कहते हैं कि ये जो टेम्पल है भाई ये काफी मिस्टीरियस होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे हर किसी ने उन बर्ड्स को सही तरीके से अरेंज करने की पूरी कोशिश की होती है, लेकिन एक एक करके उन सभी को बाहर कर दिया गया होता है और अब केवल अंदर जेनी और जियो यान होते हैं। तभी जेनी कहती है मुझे लगता है इस टेम्पल को जिसने भी बनाया था वो दुनिया के अंदर एक सुप्रीम एक्सपर्ट होना चाहिए। साथ ही जेनी ने जो कहा था वो बात भी सही थी कि बंदा तो कोई पावरफुल होना ही चाहिए, तो इन बर्ड्स का भी काफी मिस्टीरियस मतलब भी होना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे जेनी भी एक बर्ड लिखती है जो कि सुपर बर्ड होता है और काफी उम्मीद से गेट की तरफ देखती है, लेकिन गेट से एक बवंडर आता है जो उसे भी गेट के बाहर कर देता है। और अब जियो यान केवल अकेला उस गेट के सामने खड़ा हुआ था और बाहर सबकी सांसें थमी हुई होती हैं कि अब क्या होगा। इस टाइम पे सभी की सारी उम्मीद जॉन पर थी, जिसके कारण जॉन को भी अपने ऊपर थोड़ा सा प्रेशर फील होता है। साथ ही जॉन को लग रहा था कि साले यही जगह स्पिट सील की होनी चाहिए और ये उसका आखिरी मौका होने वाला था। साथ ही जोयान को ये भी नहीं पता था कि जब इतने अच्छे अच्छे लोग इस चीज को कंप्लीट नहीं कर पाए तो वो साला कैसे कंप्लीट करेगा, मतलब डिमोटिवेट हो गया होता है। इस टाइम पे तो जॉन सोचते सोचते उसके सिर से पसीना आने लगा होता है और जॉन एक बार के लिए तो अपनी उंगली उठाता है कि चलो अरेंज करते हैं, लेकिन वापस से पीछे खींच लेता है और काफी देर तक सोचने के बाद आखिरकार जोयान डिसाइड करता है कि अब तो डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। हालांकि जॉन ये गारंटी तो नहीं दे सकता था कि जॉन का तुक्का सही लगेगा, लेकिन जोयान अब पीछे भी नहीं हट सकता था। जिसके बाद जॉन कहता है चलो एक जुआ खेल के देखते हैं, मैं मेरे सर नेम को ही ट्राई करके देखता हूँ। हालांकि जॉन को नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसके दिल में थोड़ी सी बेचैनी होती है और उसे लग रहा होता है कि ये वर्ड हो सकता है। और जैसे ही जॉन जियो वर्ड लिखता है तो अचानक ही एक तेज फ्लक्चुएशन पूरे के पूरे गेट में होने लगता है, जैसे कि काफी लॉन्ग टाइम तक इस गेट की धूल को साफ न किया गया हो और गेट के चारों तरफ घूमने वाले जो वो रुइन और पैटर्न होते वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, जैसे कभी दिखाई ही नहीं दिए थे। और इसके बाद वो गेट ओपन होता है और सबकी आंखों के सामने आता है एक खाली पैलेस। साथ ही हॉल काफी बड़ा था लेकिन खाली था और बाहर की रोशनी अंदर तक फैल रही होती है
और इस टाइम पे सभी लोग काफी ज्यादा सीरियस होते हैं। साथ ही अंदर के हिस्से में लॉन्ग टाइम तक लाइट ना जा पाने के कारण अंदर का हिस्सा थोड़ा सा भूरा और बैगनी हो गया होता है। साथ ही ऐसा लग रहा था कि इसमें पर्पल गोल्ड की पॉलिश की गई हो, लेकिन इस पे अभी भी काफी चाकू के निशान और तलवार के छेद भी होते हैं, जिसने इस फर्श को लगभग खराब कर दिया था। हालांकि तभी जोयान इस बॉल को टच करके देखता है तो उसे पता चलता है कि ये स्टोन बॉल लोहे से भी ज्यादा खतरनाक स्ट्रॉन्ग है और रिफाइंड आयरन के बराबर होनी चाहिए। साथ ही रुइंस के गायब होने के बाद सभी लोग उस गेट से हॉल की तरफ अंदर जाते हैं तो उन्हें एक सड़ी हुई स्मेल फील हो रही होती है, क्योंकि आखिरकार गेट काफी लॉन्ग टाइम से बंद था। हालांकि जब सभी लोग अंदर कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है कि स्टोन बॉल्स को कुछ फील हुआ हो और एक एक करके स्टोन बॉल साइन होते हुए हवा में कुछ वर्ड क्रिएट होते हैं जो कि बाहर लिखे गए वर्ड के जैसे ही थे। साथ ही इन वर्ड्स के अपेयर होते ही सभी लोगों को काफी ज्यादा अपनी बॉडी में पेन होने लगता है, क्योंकि ये लोग ये समझ गए थे कि ये वर्ड्स उसी बंदे के हैं जिसने इस टेम्पल को बनाया था और वो एक्सट्रीम लेवल का पावरफुल पावर हाउस था, इसलिए इन वर्ड से उसका ऑरा इन्हें फील हो रहा होता है। जिसके बाद ये वर्ड सभी की आंखों के सामने आते हैं, जहाँ लिखा होता है रात के आसमान को देखते हुए चंद्रमा 9 ड्रैगन्स के कारण धनुषाकार है, यानी कि बो की तरह है। साथ ही मून ब्लड रेड है। साथ ही 9 ड्रैगन्स रोर कर रहे हैं, जिसके बाद आसमान बदल जाएगा, डिजास्टर्स वहां पे आएंगे, मेनलैंड खून से तरबतर हो जाएगा, यहाँ तक कि ये दुनिया भी नष्ट हो जाएगी। मैं अब पहले ही रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन अभी भी ये बात जरूरी है, इसीलिए मुझे इस बात का पता लगाने के लिए बाहर जाना होगा कि क्या हुआ। साथ ही मैं वहां जाने के लिए काफी हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी लाइफ भी खतरे में हो, इसीलिए मैं ये संदेश या गिफ्ट के तौर पर छोड़कर जा रहा हूँ, जो कि जिसकी किस्मत में हो उसे मिल सकता है। मेरा नाम याओ मैन घुन है और मेरी पावर 9 स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पर है। साथ ही मैंने उस टाइम पे इस जगह को 3 अजीब चीजों को कल्टीवेट करने के लिए एक जगह के तौर पर ओपन किया था, और अब क्योंकि ये दुनिया नष्ट होने वाली है तो पीछे छोड़ी गई इन चीजों की कोई कीमत नहीं, लेकिन इसे फ्यूचर की जनरेशन के लिए कंट्रीब्यूशन के तौर पर माना जा सकता है। अगर फ्यूचर में किसी फ्यूचर जनरेशन के किसी बंदे के पास इस मंदिर के अंदर प्रवेश करने का डेस्टिनी है, या कि ये डिसाइड है कि कोई इस मंदिर के अंदर एंटर होगा, तो इसका मतलब है कि अब मैं इसके अंदर जीवित नहीं हूँ, मैं मर चुका हूँ। साथ ही जो लोग इस मंदिर के अंदर एंटर कर सकते हैं, इसका मतलब है कि मैंने जो टेस्ट क्रिएट किए थे आपने उन सभी को पास कर लिया है, जिसका मतलब है कि आपके पास ज्ञान, साहस और पावर तीनों हैं। यहाँ पे एक स्पिरिट सील है यू डाउडी, जो कि डाउडी कॉन्टिनेंट में 12वें रैंक पर रखी जाती है। साथ ही यह स्पिरिट सील स्टोन बॉल के बीच में छिपी हुई है। साथ ही इस स्पिरिट सील के साथ अब इसके पास कोई भी विरोध नहीं है, इसलिए आप इस स्पिरिट सील को लेकर साथ में जा सकते हैं। साथ ही इस मंदिर से बाहर जाने का एक रास्ता है, और तुम्हारे जाने के बाद वो रास्ता खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा और इस दुनिया में मौजूद नहीं रहेगा। साथ ही आप यहाँ से क्या क्या ले जा सकते हैं ये आपके लक पर डिपेंड करता है, और ये आपके लिए एक ग्रेट चांस है, जिसके बाद सब कुछ आप पर डिपेंड करेगा। और इतना कहने के बाद वो एल्यूजनी वर्ड धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और उनके ऊपर बनने वाला प्रेशर भी गायब हो जाता है। और इस टाइम पे उस जगह को छोड़कर जियान और बाकी सभी लोग काफी हैरान होते हैं, और सभी लोग कहते हैं एशियन डिजास्टर, क्या वास्तव में उसमें 9 स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल का वॉरियर भी मारा गया। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था उन चीजों को भी जरूर ध्यान में रखना। तुम में से कुछ लोग भी जाओगे तो वॉच टाइम को कंप्लीट करा दोगे, ठीक है? तो उस वॉच टाइम को कंप्लीट करा देना ध्यान से। बाय बाय थ्री फैमिली।